इंडियाज जैवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा, वेलकम टू जब वी मेट। नीरज, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब आप 11-12 साल के थे तो 80 किलो आपका वजन था। जब आप कुर्ता पहनते थे, गांव में बच्चे मजाक में आपको सरपंच बोलते थे। तो 11 साल का मोटा सा सरपंच भारत का जैवलिन चैंपियन कैसे बना? गांव में जब थे तो गांव में ऐसे हरियाणा में नॉर्मली घी दूध चलता रहता है, तो काफ़ी वो खाते थे। वेट काफ़ी बढ़ गया था, तो मोटापे को लेके थोड़ा सा घर वाले बोलते हैं कि फिटनेस के लिए इसको ग्राउंड जाना चाहिए। तो मैं ऐसे ही पानीपत ग्राउंड में गया, शिवाजी स्टेडियम में, और वहाँ पे कुछ सीनियर्स थे, उनके साथ थोड़ा ट्रेनिंग किया। 1-2 महीना फिटनेस किया, तो उसके बाद फिटनेस लेवल ठीक आया, तो जैवलिन करते हुए देखा मैंने, जैवलिन ट्राई किया। तो फिर वो बोले कि काफ़ी अच्छा ट्राई है और मतलब अच्छा थ्रो है, तो आप जैवलिन स्टार्ट कर दो हमारे साथ ही। तो तब से पर जैवलिन ही क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। पहले आपने एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। उससे पहले तो खास कोई खेलता भी नहीं था जैवलिन, कोई जानता भी नहीं था उसके बारे में। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद इतना पता नहीं था। बस एक ये था कि जो स्टार्ट किया था वो सच्चे मन से ये था कि हाँ, अभी इसके ऊपर पूरी मेहनत करनी है। और जैसे स्टार्टिंग में तो सर बिल्कुल थ्रो भी करना नहीं आता 1 साल तक, तो कोई डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे भी पोजीशन नहीं थी। लेकिन आराम से करते गए, हार्ड वर्क और अपने ऊपर विश्वास करके। नहीं तो आप क्रिकेट भी खेलते हैं, आप कबड्डी भी खेलते हैं, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि विराट कोहली या सचिन बनते हैं? ये क्यों सोचा कि जैवलिन का चैंपियन बनना है? जी देखो, हाँ, क्रिकेट तो नॉर्मली सभी इंडिया में देखते हैं। कबड्डी और कुश्ती हरियाणा में सभी लगभग ये बोलते हैं मिट्टी से जुड़े हुए खेल, ये तो सभी करते हैं। पर जैवलिन सर मुझे ऐसे कुछ अच्छा लगा, पता नहीं क्यों एकदम। या तो सोच लो कि भगवान को मुझे यही जैवलिन ही करवाना था। मैंने ऐसा कोई और गेम ऐसे स्टार्ट नहीं किया, बस नॉर्मली गांव में जैसे खेलते थे तो ठीक है, जैसे वॉलीबॉल भी खेल लेते थे, लेकिन प्रोफेशनली जैवलिन ही स्टार्ट किया मैंने। इतने सारे लोग हैं जो कि इंडिया में जैवलिन की कोशिश कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा के झटके में ऐसा क्या है जी जो आपको चैंपियन बना था? तो कंटिन्यू ट्रेनिंग के बाद एक टेक्निक सेट हुई और उस पर और ज़्यादा काम किया, तो 7-8 साल में जाके अभी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स तक यहाँ पे गोल्ड जीत सका हूँ। अच्छे से हार्ड वर्क किया, उसी का नतीजा है। मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था दुनिया के जैवलिन चैंपियंस के। आपकी एज पे, आपकी 21 साल उम्र है अभी जी, 21 साल की उम्र पे 88 मीटर्स आप फेंकते हो। जो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं या सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन हैं, आपकी उम्र पे वो नहीं फेंकते थे। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे आदमी जैवलिन में थोड़ा सा और उसकी उम्र होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और ज़्यादा दूर फेंक सकता है। अगर ऐसा है तो आपको लगता है कि ओलंपिक्स 2020 टोक्यो में गोल्ड पॉसिबल है नीरज? 2 साल में अभी 86 से तो मैंने 2 मीटर कवर किया है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा और हम हार्ड वर्क करेंगे, टेक्निकल काम करेंगे कोच के साथ मिलके, तो पॉजिटिविटी लग रही है ओलंपिक गोल्ड की। और इस एज में जैसे जिनका जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने इस एज में 88 मीटर तक थ्रो किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छे थ्रो रहे थे। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड पे निशान है आपका, बहुत बढ़िया। मुझे जैवलिन नहीं आता, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो लोग देख रहे हैं उनको भी जैवलिन के बारे में कुछ आता खास नहीं है। जानना चाहते हैं आपसे, सिखाएंगे आप हमें जैवलिन? जी जरूर। कैसे पकड़ते हैं? ऐसे एक ये ग्रिप है और ये है जो मैं पकड़ता हूँ। फेंकते कैसे? हाथ पूरा पीछे तक खींच कर रख। तो मेरी तो ऐसी गिर गई। जी, ऐसे फाउल होता है। मेरा गोल तो गया, मेरा तो फाउल हो रहा है। ये भी फाउल है सर आपका। नीरज, ये बताएं कि ये जैवलिन कितना लंबा होता है, कितना भारी, और इसको पकड़ते कैसे? जी, इसकी लंबाई 2.70 मीटर है, ये 800 ग्राम का होता है, और इसकी 3 ग्रिप होती हैं। एक ये वाली ऐसी, हाँ जी, एक ये ग्रिप है और ये है जो मैं पकड़ता हूँ। आप ये क्यों पकड़ते हैं ऐसे? पहले मैंने ये स्टार्ट किया, पर बाद में ये थोड़ा मुझे कंफर्टेबल लगा। मतलब ग्रिप को छूना है बस? ग्रिप को छूना है ताकि हम थ्रो करें तो ये इस पे पूरा फोर्स लग सके। अच्छा, इस पे प्रेशर डालना है। फेंकते कैसे? हाथ पूरा पीछे तक खींच के रखना है। ये हाथ को सीधा करना बहुत जरूरी है। जी, कहीं ऐसे ट्राई करते हैं, पर ये पूरा पीछे यहाँ पे सीधा होना चाहिए ताकि हम थ्रो सही डायरेक्शन में कर सकें। तो फेंक के दिखाइए। तो मेरी तो ऐसी गिर गई, आपकी अंदर गई ऐसे? जी, ऐसे फाउल होता है। अगर ये फाउल हो गया, हाँ। मैं डिस्क्वालीफाई। हाँ, डिस्क्वालीफाई। तो मेरा गोल तो गया। स्टार्टिंग में मेरे भी ऐसे गिर जाता था कई बार, हाँ। पर आराम से ट्रेनिंग के साथ तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जब तक ये हाँ। हमारी बातचीत खत्म होगी, मेरा भी जैवलिन एकदम सही जाके अंदर जाएगा।
नीरज, एक जैवलिन थ्रो के लिए स्प्रिंट कितनी जरूरी है? वहीं से पावर आती है सारी। कई सारे जैवलिन थ्रोअर्स के जो 100 मीटर्स के टाइम है वो तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड के टाइम है। 100 मीटर थोड़ा है पर, लेकिन 30 मीटर बहुत फास्ट होना चाहिए जैवलिन थ्रो, क्योंकि तो आप 30 मीटर कितने में दौड़ते हो? मेरा 3 सेकंड कुछ में आता है। तो स्पीड जितनी अच्छी होगी और हमको जितने अच्छे रिदम में करेंगे उतना अच्छा है जैवलिन। तो जब जैवलिन फेंकता है आदमी तो उसको ऊपर फेंकना है कि कैसे? उसमें जैसे वर्ल्ड लेवल पे देखिए कई थ्रोअर्स है तो जो बिल्कुल इस पे सीधा करते हैं, सीधा फेंक देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हाइट नहीं होती है। और कहीं का है जो थोड़ा रिलीज थोड़ा खराब हो जाता है, जैसे मेरा खराब हो जाता है। एशियन गेम्स में मेरा काफ़ी हाइट था और साइड में भी जा रहा था, फिर भी गोल्ड मिल गया। जी। आप गिर जाते हो, मैं देख रहा था वीडियोस में, बार बार गिरते क्यों आप? वो सर वो पता नहीं क्यों नेचुरली है, कुछ सही पता नहीं, एक जोश आ जाता है उस टाइम पे ज़्यादा या क्या टशन। होता है। हाँ हरियाणा का टशन। पर ये है सर, हाँ एक जब मैं थ्रो करके ट्रेनिंग में कभी नहीं गिरता हूँ, लेकिन जोश में आके कंपटीशन में गिर जाता हूँ। एक बार हमें दिखाएं सीरियसली, अगर आप जैवलिन फेंक रहे हैं तो आप कैसे स्प्रिंट करते हुए आएंगे और फिर आपका मेरा होगा मुकाबला जैवलिन। अब आपने मुझसे जैवलिन फेंकवाना है, फिर आपने मेरे को बताना है कि मेरी टेक्निक गड़बड़ कहाँ पे। मेरा तो फाउल हो रहा है। ये भी फाउल है सर आपका। क्यों हो रहा है फाउल? क्योंकि आप ऐसे फेंक रहे हैं इसको। कैसे? अब आपको सही सिखवाना है मुझे। कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्योंकि सर आप ऐसे ये पकड़ के ऐसे मार रहे हैं, इसको पूरा जलन की जो एक लंबाई है उसी पे एक थ्रो करना है। कैसे? जैसे हमको इसको इससे नीचे दबाना नहीं है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन हो, इसी डायरेक्शन पे थ्रो करना है। तो ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा तो आइडिया हो गया। अब आपका मेरा कंपटीशन रेडी हो? आप शो डाउन? रेडी, बिल्कुल। तो अभी आपका बेस्ट है 88। जी। सब लोग ये सोच रहे हैं कि 90 कब क्रॉस करेगा नीरज। 90 सर देखो अपना तो 100% दे रहे हैं, देखते हैं कौन से कंपटीशन में तो होता है। 88 के थ्रो में और 90 के थ्रो में क्या फर्क पड़ता है? फिटनेस काफ़ी मायने रखती है और एक अच्छी डायरेक्शन में थ्रो करना, बिल्कुल सीधा। तो अभी आपका कितना दूर जाएगा? ज़्यादा नहीं, 50-55 तक। मेरा कितना दूर जाएगा? अगर 35-40 मीटर तक करते हैं तो अच्छा है। लेट्स गो। रेडी नीरज? तो इस बार सही गया नीरज? हाँ सही गया सर। शुक्र है, कम से कम थोड़ी इज्जत रह गई। तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि यार तो हरी में फाउल हो रहा है। नहीं, आपने इस बार अच्छा थ्रो किया। लेकिन आपका मेरे से करीब ट्रिपल आगे है। लेकिन कम से कम आपने इतना सिखा दिया कि जैवलिन टेढ़ा ही मेढ़ा सही, लेकिन किसी तरीके से अंदर घुस गया। चलो वेल डन। ये शोडाउन आप जीते, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की कैफेटेरिया में है। नीरज, कैसा डाइट मिलता है इंडिया में एथलीट्स को? मैं देख रहा हूँ यहाँ कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन थोड़ा कम। नहीं अच्छा है सर, नेशनल कैंप में अच्छा होता है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए जिस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मिलता है इंडिया में कि नहीं मिलता? मिलता है सर, अभी तो बढ़ रही है, अभी थोड़ा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी और सभी काम कर रहे हैं। अच्छा एथलीट को काफ़ी सुविधाएं मिल रही है। पहले आप मीट नहीं खाते थे? नहीं, पहले नहीं खाता। 2016 कैसे आपने रियलाइज किया कि मीट खाना ज़रूरी है? 2016 में हमारा कैंप गया था पोलैंड, तो यूरोप में ज़्यादातर वेज ही मिलता है, मतलब घास फूस ये ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे वेट लूज हो रहा था और एक जो ट्रेनिंग करते थे हार्ड, उसके बाद जो एक रिकवरी चाहिए डाइट की भी, और तो वो हो नहीं पा रही थी, तो तब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हमारे साथ जयवीर भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा की जैवलिन में शुरुआत करवाई। आप पहले ओरिजिनली जैवलिन फेंका करते थे और नीरज आपको देखने आते थे? नहीं, नीरज फिटनेस के लिए पानीपत आता था वहाँ के लोकल स्टेडियम में। हाँ। ये उस टाइम ओवरवेटेड हुआ करता था काफ़ी। मोटू सरपंच कहते थे तुम? हाँ, काफ़ी मोटा था। क्या देख के ऐसा लगा कि आपको लगा कि इसमें पोटेंशियल है? फर्स्ट टाइमर के हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से फेंक रहा था। इसका बॉडी पोस्चर, फ्लेक्सिबल आर्म्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जैवलिन के लिए। हमारे साथ नवल सिंह हैं जो कि कोच रह चुके हैं नीरज के। आपके हिसाब से नीरज की टेक्निक, उनकी फिजिक, उनके तरीके में और बाकियों में क्या फ़र्क? नेचुरल जो इसका जो जर्क है वो इंडिया में किसी के पास नहीं गया, तो विपिन कसाना है या ये है, और इसके अंदर कैपेसिटी है कि ओलंपिक में मेडल लेकर आ सकता है। आपके हिसाब से नीरज, अब से लेकर टोक्यो 2020 तक आपको क्या और करने की ज़रूरत है ताकि ओलंपिक में मेडल आए? इस साल भी काफ़ी, मतलब एक जो 90 मीटर के थ्रो के लिए तो काफ़ी इंप्रूवमेंट थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी वो भी काफ़ी बेस्ट हो गई थी, और जो कोर स्ट्रेंथ है तो उन पे काफ़ी काम किया था। स्टार्टिंग में कंपटीशन में सब अच्छा था, लास्ट तक कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी, और जैवलिन का जो रिलीज है वो काफ़ी अंदर की तरफ जा रहा था। तो अगर रिलीज
एक सही डायरेक्शन में होता है और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर जो जर्क लगता है उसके हिसाब से लगे तो शायद 90 मीटर तक का थ्रो एशियन गेम्स में भी। मैं कुछ कोचेस का पढ़ रहा था टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, वो कह रहे थे कि नीरज की तो टेक्निक बहुत क्लीन नहीं है, मतलब ये एक नेचुरल टैलेंट है जो कि इनकी थ्रो को ज़्यादा दूर लेके जाता है। टेक्निक के लिहाज से तो अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत उम्मीद है। नीरज की आपने थ्रो देखी होगी, ऊपर जाती है इसकी थ्रो, तो ये कभी भी 90 प्लस 92 93 मीटर कभी भी थ्रो निकल जाएगी, एक्यूरेट एंगल पे हो जाएगी। देखिए आप क्या बताते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 98 का है, अभी नीरज 88 पे है। 88 से 98 की दिशा में बढ़ने के लिए आपके हिसाब से और क्या करना है? हर साल के साथ ये एवरेज 2-3 मीटर की थ्रो बढ़ा रहा है और इस साल इसने 86 मीटर के राउंड थ्रो किए हैं। अब काफ़ी इंप्रूव्ड है ये और स्टेबल और मैच्योर थ्रोअर लगता है। एक जो खतरा होता है ना, कैमरा आता है, भीड़ बनती है, जो डिसिप्लिन है या जो फोकस है वो लूज करने का खतरा रहता है? नहीं सर, बिल्कुल मुझे तो ये चीज़ मतलब कि कैमरा और ज़्यादातर ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बस अपना ट्रेनिंग और उसी पे फोकस है। अभी मेडल जीत के आए हैं, 2-3 दिन तक थोड़ा सा होगा, उसके बाद फिर अपना वही पुराना काम है जी, ट्रेनिंग उसी लाइन में। नीरज, एक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर अपने फ्री टाइम में क्या करता है? फ्री टाइम में अपना फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग के बाद जैसे जिस टाइम रेस्ट होता है और इस टाइम मॉल वगैरह में जाके शॉपिंग। मैंने सुना है बाइक चलाने का काफ़ी शौक है आपको? हाँ, पंचकुला में ट्रेनिंग करते थे तो जैसे जिस दिन रेस्ट होता था तो ऐसे ही बाइक उठा के निकल जाते हैं, कभी शिमला की तरफ ऐसे। शिमला की तरफ? हाँ जी। आइए चलिए बाइक राइड पे चलते हैं। नीरज, मुझे ये समझाएं, आपके इतने लंबे हेयर स्टाइल का क्या राज है? जब धोनी ने स्टार्ट करा था अपना करियर, वो भी ऐसे ही बाल रखते थे, क्या ये धोनी कट है? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से ही लंबे रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लंबे रखना। तो ऐसे देख के कॉपी नहीं किया किसी का, पर वैसे अच्छा लगता है। उनको भी काफ़ी सूट करता था तो सभी उनके बारे में बात करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल आपका काफ़ी क्रेज़ है, यंग बच्चे हैं खासतौर से जो एथलेटिक्स से जुड़ना चाहते हैं, आपको मोगली मोगली करके कहते हैं। हाँ, मैंने कई बार सुना है, एथलेटिक्स कैंप में भी कई हैं वो मोगली करते रहते हैं। तो शायद हाँ, मोगली का स्टाइल वैसे हो, लंबे रखता है तो साइड पीछे लंबे होते हैं। नहीं, पर मोगली भी नेचुरल एथलीट था। हाँ, सच बता रहे हो, नेचुरल एथलीट था वो, पेड़ों पे चढ़ता रहता था, ये वो एक्टिविटी करता रहता था। अच्छा, मैं ये देख रहा था जब हम लोग स्टेडियम के अंदर थे जी, तो काफ़ी लड़कियां आके सेल्फी खिंचा रही थी आपसे। नहीं सर, ऐसा तो कुछ फैन फॉलोइंग है आपकी लड़कियों के बीच में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सर, लड़के भी आ रहे थे, वो जूनियर एथलीट थे सभी, और मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कुछ मोटिवेट कर सकूँ या फिर ऐसा कुछ, तो बस इसीलिए आ रहे थे सर, ऐसा और कुछ नहीं। पर विजेंदर के बाद ऐसा हुआ नहीं है कि कोई एक इंडियन किसी स्पोर्ट में एथलीट रहा हो, क्रिकेट को छोड़ के, जी, जो कि मॉडल जैसा दिखता हो, जो डैशिंग एकदम मॉडल टाइप का दिखता हो? तो आपके जो मैनेजर्स हैं वो नहीं कहते कि चलिए कुछ अब बॉलीवुड पे या फिर सीरियल्स में कुछ किया जाए? नहीं सर, मेरी जो एक्टिंग स्किल्स है बिल्कुल ख़राब है, मुझे अच्छा नहीं लगता एक्टिंग वगैरह करना। क्यों लगता है कि एक्टिंग स्किल्स खराब है? पता नहीं सर, मुझे पसंद नहीं है एक्टिंग वगैरह, और अपना गेम पे ही पूरा फोकस है अभी तो। मैंने सुना है कि आपको हरियाणवी गानों का शौक है? जी बिल्कुल सर, हरियाणवी गाने और रागनी वगैरह सुनते रहते हैं। हरियाणा की एक संस्कृति बताते हैं। रागनी काफ़ी जो गाँव में होती थी पहले, प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो रागनियों का भी पसंद किया जाता है हरियाणा में। तो हरियाणा के आपके रूट्स कितने स्ट्रांग हैं? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि ज़्यादातर जो एथलीट्स निकल के आ रहे हैं हरियाणा से ही निकल के आ रहे हैं? जी पता नहीं क्यों ऐसा कुछ बोलते हैं, मिट्टी में है और खून में वो जिद सी है, पता नहीं क्यों कि, और डाइट भी कुछ ऐसी है हरियाणा की, देसी डाइट है और एक स्पोर्ट्स का कल्चर है कुछ। शुरू में ही अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स में डाल ले, बोलते हैं वहाँ पे कि आप खेलने जाओ बाहर। प्लस मैं देख रहा था कि फैमिलीज भी इंकरेज करती हैं। जी जैसे बाकी जगहों पे लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, हरियाणा में लोग इंकरेज करते हैं। सीनियर एथलीट काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं ना, तो उनको देख के वो जो उनके पेरेंट्स हैं फिर उनको गेम करवाते हैं, इसलिए काफ़ी मतलब दबदबा है हर जगह पे, जैसे एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में भी। आपके हिसाब से अगर हमें और नीरज चोपड़ा प्रोड्यूस करने हो तो क्या करने की जरूरत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में और अच्छा मतलब निकल के आएंगे। जेवलिन थ्रो काफ़ी टैलेंट है इंडिया में, जेवलिन थ्रो का है टैलेंट। जी बिल्कुल, क्योंकि जूनियर बच्चे मैंने काफ़ी देखे हैं जो काफ़ी मतलब अच्छी थ्रो कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में शायद अभी निकलेंगे और ज़्यादा। इस बार हमने देखा एशियन गेम्स में कि इंडिया ने एथलेटिक्स में काफ़ी अच्छा किया, जितना हम लोग अच्छा अमूमन करते हैं उससे बेटर किया इस बार हमने एथलेटिक्स में। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हुआ? काफ़ी इस बार हार्ड ट्रेनिंग करके गए थे और अभी एथलीट्स का मन में जो है वो सोच भी ऊंची हो गई है कि हमको अच्छा करके आना, अपने देश के लिए मेडल ही लेके आना, उससे नीचे नहीं है। जैसे कई बार पहले बोल देते थे कि एथलीट सेल्फी लेने जाते हैं, ऐसा कुछ है, पर उस सोच से अभी काफ़ी ऊपर हम मेहनत करते हैं, सभी सब दिख जाते हैं अलग से कि भाई मेहनत करके आए इस बार। सिर्फ एथलेटिक्स नहीं बोलता मैं, हर एक गेम में ही बहुत अच्छा किया इस बार। पुरानी हिस्ट्री जो थी वो इस बार नई हिस्ट्री क्रिएट करके आए हैं। आपके हिसाब से अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना हो
जी। ताकि कोई चीज़ आपके ध्यान को भटकाए ना, फोकस रहे, जी। तो वो क्या ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है? 100% अपने स्पोर्ट्स पे जो ट्रेनिंग है और अपनी हर चीज़ का रिकवरी का इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और बाकी अपने खुद के अंदर ही होनी चाहिए एक चीज़। एक जब नाम फेम होता है तो सारी चीज़ें साथ में जुड़ती हैं, तो उससे बचने के लिए जी हमें खुद को समझा के रखना पड़ता है। नीरज, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा कि नहीं, ये मेरे बस की नहीं है, अब हो नहीं रहा, छोड़ देना चाहिए, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ऐसा कोई ब्रेकिंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? जी वैसे तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि चाहे अच्छी थ्रो ना भी जा रही थी, लेकिन एक मन में एक विश्वास जरूर था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन एक बार 2012 में मैं ऐसे बास्केटबॉल खेल रहे तो वो जंप करके रिंग को पकड़ रहा था और उससे मैं गिर गया। तो मेरी जिस हाथ से मैं थ्रो करता हूँ राइट हैंड से, उसकी जो है कलाई टूट गई थी। तो कलाई टूटने के बाद एक बार मन में आया था कि यार अभी थोड़ा सा मुश्किल है। एक चीज़ आ गई थी कि यार जैवलिन में खासतौर से हाथ में चोट आने का बहुत खतरा रहता है। जी जी। और आपके कोच कह रहे थे कि नीरज को प्रोटेक्ट करके चलना बहुत ज़रूरी है, कि वो कितने टूर्नामेंट्स में पार्ट लेता है, कितने में नहीं लेता है। हाँ जी। ये बहुत ज़रूरी है। कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये कि एथलीट अपनी फिटनेस को मैनेज करे। एक एथलीट के लिए इंजरी फ्री रहना सबसे बड़ी बात है, अगर उसको अच्छा परफॉर्म करना है तो। क्योंकि इंजरी आ जाती है तो एक बार एक स्टॉप सा आ जाता है लाइफ में। अगर हम कंटिन्यू फिट चल रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस ऊपर चलने लगती है, और अगर बीच में इंजरी आ जाती है तो कहीं ना कहीं रुक जाती है वो परफॉर्मेंस। तो इसलिए यही कोशिश है सर कि इंजरी फ्री रहे जितना उसके। तो 2018 का जहाँ जैवलिन सीज़न ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे आपको इस वक्त कितना कॉन्फिडेंस है कि 2020 टोक्यो में आप इंडिया को जैवलिन में और ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड दिला के दिखाओगे? देखो अभी तो जैसे भी लग रहा है कि एक कंटिन्यू थ्रो काफ़ी कंसिस्टेंट हो रही है 85 प्लस की, तो कॉन्फिडेंस है और लग रहा है कि टोक्यो 2020 तक एक अच्छी तैयारी हो जाएगी गोल्ड के लिए। चलिए नीरज, हमें उम्मीद है कि जब दोबारा आपसे मुलाकात होगी जी, तो आपने भारत का नाम और रोशन किया होगा। इंडिया को ओलंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड में आप गोल्ड दिलाएंगे। आप जब भी वेट में आए, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।